अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो है बहुत कॉमन एक बीमारी के बारे में बता रहे हैं, वह है सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस। उसी को सर्वाइकल ऑस्टियो आर्थराइटिस भी बोलते हैं, जिसमें डीजेनरेटिव चेंजेस होता है हमारे नेक रीजन में, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा में। सर्वाइकल वर्टिब्रा तादाद में 7 होते हैं, C1 to C7। और यहाँ जो है जो सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो वेयर एंड टियर होता है, वो वेयर एंड टियर जो है सिर्फ वर्टिब्रा या स्पाइन को इन्वॉल्व नहीं करता है, उसके इन्वॉल्वमेंट डिस्क आता है और उसका जो है वहाँ पे जो है जॉइंट्स भी आता है। और ये जो है आपका जो है एजिंग प्रोसेस से होता है। और दूसरा जो है पुअर पोस्चर, वो पोस्चर में जिसमें नेक का अलाइनमेंट सही नहीं होता, उसके नतीजे में भी होता है। तीसरा जो है इसमें जो है लाइफ स्टाइल, यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है, जिनका हैबिट है एकदम सुस्त रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और ओबीज रहते हैं, उस कंडीशन में होता है। और ख़ास तौर से अगर नेक में किसी चोट यानी ट्रॉमा का लग जाना, जिससे नेक अलाइनमेंट में भी चोट लगता है, एक्सीडेंट के नतीजे में या जिस नतीजे में, वो कंडीशन में होता है। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इनका पेशा, यानी जो बार बार गर्दन को जो है इधर उधर करते हैं, उनको भी हो सकता है। और जो है हेवी लिफ्टिंग वालों को भी हो सकता है। और कुछ कुछ जो है स्पाइन का जो है जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। ये हो गया रीजन। और जो है इसका सिम्टम्स, यानी जो अलामात पेशेंट बताएगा, उसमें वो सबसे पहले बताएगा कि जो है उसका जो है नेक में, यानी इस पोर्शन में जो है स्टिफनेस होगा, पेन होगा, दर्द होगा। एक हो गया पेन, उसके बाद स्टिफनेस। और जो पेन होगा वो रेडिएट करेगा, रेडिएट शोल्डर में करेगा और समटाइम्स वो आर्म होते हुए फिंगर तक भी आ सकता है। उसके बाद में इसमें जो है आर्म एंड हैंड्स के अलावा जो है वटेगो होगा, मैंने अचानक अगर वो उड़ जाएगा तो उसका सर में चक्कर आ सकता है। उसके बाद में सुन और एक प्रिक जैसे चुभन, जिसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन बोलेंगे। और जो है उसमें जो है वीकनेस भी होगा, हेडेक भी होगा। और उसका जो मूवमेंट ऑफ सर्वाइकल जो है वो रेंज मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। ये सारे अलामात इसमें पाए जाएंगे। और इसमें जो है हम लोग जो है सबसे पहले लाइफ स्टाइल, मैंने पेशेंट को बोलते हैं जरा लाइफ स्टाइल को आप ठीक ठाक रखिए, जिसमें उसका जो प्रॉपर जो है पोस्चर को मेंटेन करने बोलेंगे, जिस तरह उसका जो पोजीशन है। और ज़्यादा झुक के जो काम करते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होता है। और दूसरा बोलेंगे जो है कोई भी जगह में प्रोलॉन्ग सीटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, यानी काफ़ी देर तक खड़े रहना और काफ़ी देर तक बैठने को जो है हम लोग अवॉइड करने बोलेंगे और एक्सरसाइज करने बोलेंगे। और बेड जो है, ये बेड जो है वो हार्ड हम लोग बोलेंगे, और ज़मीन पे भी नहीं सोए। और उसका तकिया जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। बाद लोग मोटा मोटा तकिया रखते हैं, जिसकी वजह से ये सब सारे बीमारी रोनुमा होते हैं या जाहिर होते हैं। अब ये एस्पेक्ट में जो है इसमें जो है एंटी इंफ्लेमेटरी या स्टिफनेस को कम करने वाली दवाएं या पेन को कम करने वाली दवाएं वो देने के साथ साथ, लेकिन यहाँ इस कंप्लीट मेडिसिन से ये बीमारी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होगा। इसका ठीक करने के लिए जो है सबसे पहले जो है इसका जो है जिस तरह रेजिमिनल थेरापी में आपका दलक है, कपिंग है और आपका जो है तकमीद है, फर्मेंटेशन है, उसी तरह मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसमें जो है फिजियोथेरापी का एक बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरापी एंड एक्सरसाइज प्लस जो है लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस प्लस मेडिसिन, ये अगर कोई कर ले रहा है तो उसमें जो है उसका 100% अर्ली जो रहेगा तो रिकवरी का चांसेस होता है। तो आज हमारे दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर नासिर अहमद खान साहब मौजूद हैं, जो काफ़ी सीनियर फिजियोथेरापिस्ट हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे दरमियान वो आज मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो दोस्त हैं या हमारे जो पेशेंट हैं या जो इसमें पीड़ित हैं, उनको इसका फिजियोथेरापी का क्या रोल है और एक्सरसाइज कैसे करने से कैसे ये बीमारी से रिकवरी हो सकते हैं, कैसे ठीक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, अब माइक आपको। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सर डॉक्टर परवेज़ अख्तर साहब जो है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है आज का डेट में उमूमी तौर पे लगभग कोई एज फैक्टर नहीं मान रहा है, मतलब किसी को भी देखो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मुब्तला है। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जिस चीज़ की वजह से आज लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। एक तो बीमारी को डिटेक्ट करना, भाई बीमारी हुई क्या है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स के ऐसे हैं जो थोड़ा सा हार्ट के साथ भी ताल्लुकात रख सकती है। कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो सर चक्कर देना है, कुछ जो ब्रेन की बीमारी जिसको कहा जाता है, लोग कुछ कहते हैं भाई ये इनका न्यूरो प्रॉब्लम है। हालांकि ये एक ऑस्टियोटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सर चक्कर देने लगता है, बॉडी के बैलेंस खो जाने लगते हैं, तो उस टाइम में उन लोगों को एहसास होता है भाई किसी न्यूरो साइकियाट्रिस्ट या न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन को दिखा देना चाहिए। खैर बहुत देर के बाद डॉक्टरों को भी पता चल जाता है नहीं ये एक सिंपल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहा हो, मगर ये सर्वाइकल सिंपल स्पॉन्डिलाइटिस जो हम लोग कहते हैं, जब इसका सिम्टम नज़र आने लगते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं। तो जो भी हो, सर ने जो मुकम्मल तौर पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, उसका जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, जो एनाटॉमिकल फैक्टर है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बात की है। और मैं उसके साथ कुछ बातें और मैं कहूँगा, ये मेल पोस्चर या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर आज का डेट में, खास करके आईटी सेक्टर में जो यंग जनरेशन काम करने वाले लोग हैं वो इसके बहुत ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। क्योंकि इसका मेन कारण क्या है ना, हाइपोक्सिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी डिजेनरेटिव चेंज रीढ़ की हड्डी के दौरान आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन का जो सबसे पीछे और नीचे वाला पार्ट है, पॉन्स और मिडल ऑब्लंगाटा, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के शुरुआत जब होती है, वो जो पहला वाला जो दो बोन है उसको एटलस और एक्सिस कहा जाता है। उस एटलस और एक्सिस के दौरान या जस्ट उसके नीचे में, जिसको C3, C4, C5, C6, जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगते हैं, इन्फ्लामेशन के बाद वो सीधा प्रेशर करता है उसी पॉन्स और मिडल ऑब्लंगाटा के ऊपर। और जब प्रेशर उसमें क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया। और उसी में चालू होता है उनका बॉडी का डिस्बैलेंसमेंट, उल्टी उल्टी का एहसास होना, सर चक्कर देना, अचानक बैलेंस खो जाना, आँख में अंधेरा छा जाना, धुंधलापन का एहसास होना, ये सब बहुत सारे सिम्टम्स उसके साथ ऐड हो जाते हैं। सेकेंडली सर जो उन्होंने कहा रेडिक्यूलोपैथी, मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब टर्शियरी स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उस टाइम में एक सीवियर पेन, टिंगलिंग सेंसेशन और नामनेस वो स्टार्ट होता है गर्दन से, और आहिस्ता आहिस्ता स्टीप होने लग जाते हैं। गर्दन के मूवमेंट को स्टीप करता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है, और साथ में पेन आ जाता है पूरा फिंगर तक। पेन का सेकेंडरी स्टेज जो चालू होता है वो टिंगलिंग सेंसेशन है। 24 घंटा लगता है चींटी की तरह कुछ अंदर में चल रही हो। उसके बाद क्या होता है ना, सबसे पहले ये आखिरी 3 उंगलियां जो जिसको लिटिल फिंगर और इंडेक्स, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। उसमें नामनेस आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हाथ का पावर भी खोने लग जाते हैं। तो कुछ लोग जो है इसको कहते हैं, खास करके थोड़ा सा मतलब जहाँ पे पढ़े लिखे की कमी है, तो उस एरिया में वो लोग कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ में पैरालिसिस मार रहा है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और उसको इजीली क्योर किया जा सकता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन का रोल इसमें कुछ कमी है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिसऑर्डर है। इसको हम अगर मेडिसिन से इसको क्योर करने की कोशिश करें, ये तो मुश्किल है, हो नहीं सकता है। क्योंकि उस मैकेनिकल डिसऑर्डर से ऑर्डर में लाने के लिए मुझे जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ है उसी के ऊपर मैं अगर जोर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली उम्मीद है रीढ़ की हड्डी खोलने के बाद, वहाँ का इन्फ्लामेशन घटाने के बाद और साथ में वहाँ का मूवमेंट को नॉर्मलाइज करने के बाद वो फिर पुराना पोजीशन में आ जाएंगे जैसे वो पहले रहे हो। तो अब फिजियोथेरेपी के मुतालिक उसमें कुछ बातें इसी में आती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है एक मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट का जो तबीयत का जो कंडीशन है उस हिसाब से एक लो
वेट से लेकर के हाई वेट तक एक ट्रैक्शन, इंटरमिटेंट ऑटोमेटिक ट्रैक्शन का नाम से एक ट्रैक्शन आते हैं, उस ट्रैक्शन को हम लोग सबसे पहले अप्लाई करते हैं। उस ट्रैक्शन को अप्लाई करने के बाद जो है वहाँ रीढ़ की हड्डी खोलने की कोशिश की जाती है। वो कंटिन्यूसली बार बार, एक बार खींचना, एक बार बंद करना, एक बार खींचना, फिर बंद करना। स्पाइन का जो स्प्रिंग वर्क है, जो नॉर्मल स्प्रिंग वर्क है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका बफर वर्क या स्प्रिंग वर्क, वो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है, मतलब वो अच्छा की तरफ आते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस, मतलब ट्रैक्शन के फौरन बाद, ताकि उनका पेन और कुछ प्रॉब्लम ना हो या कुछ इन्फ्लामेशन बढ़ ना जाए, उसी के लिए जनरली फिजियोथेरेपिस्ट लोग जो है उसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी बोल करके एक थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ जो है कुछ स्टिमुलेशन का भी हेल्प लेते हैं। स्टिमुलेशन और अल्ट्रासाउंड थेरेपी का रोल ऐसा है जिसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी करने के बाद वहाँ जो सॉफ्ट टिश्यू है हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जो लगे हुए हैं, सॉफ्ट टिश्यू का मतलब कुछ लिगामेंट्स है, कुछ कार्टिलेज है, उसको आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्ट होने के बाद उनका मूवमेंट में काफ़ी तरक्की होती है, मतलब मूवमेंट थोड़ा सा ईजी हो जाता है। साथ में नर्वस स्टिमुलेशन, इसमें कई तरह का स्टिमुलेशन होते हैं। आज का डेट में हम लोग थोड़ा सा आगे ही पहुंच चुके हैं। इससे पहले फेरेटिक स्टिमुलेशन खास करके लगाया जाता था। उसके बाद NMES, न्यूरो मस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का नाम से एक मशीन और आई थी, उसका हेल्प लिया गया। उससे पहले टेंस का ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता था। फिर IFT, इंटरफेरेंशियल थेरेपी आई है। IFT के जरिए से जब देखा भाई उससे ज़्यादा और फास्ट प्रोसेस क्या है, तो हम लोगों ने अभी वो भी इस्तेमाल करने लगे हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी करंट। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है जो IFT का रोल है उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल वो है, और उसमें अनइरिटेटिंग, अनपेनफुल, जिस चीज़ की वजह से पेशेंट इजीली उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वो नर्वस सिस्टम को खोल देता है, जिस चीज़ की वजह से पेशेंट का रिकवरी रेट जो है थोड़ा फास्ट और थोड़ा क्विक होता है। और अल्ट्रासाउंड की जगह पे अभी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे मशीन आ गई हैं, जैसे कि क्लास 4 डायोड लेजर थेरेपी, शॉक वेव थेरेपी, लॉन्ग वेव थेरेपी। इस तरह से कुछ थेरेपी का इस्तेमाल करने से बड़ा जल्दी उसमें रिकवरी हो जाती है, और उन पेशेंट को ठीक होने के बाद फिर दोबारा वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कुछ मेडिको कैंडिडेट भी बोलते हैं, कुछ पेशेंट भी बोलते हैं, कुछ समझदार लोग भी कहते हैं भाई स्पॉन्डिलाइटिस एक बार हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। गारंटी के साथ हम लोग ये कह सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है, और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं हमारी बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू। माशाल्लाह डॉक्टर नासिर साहब बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट और स्पॉन्डिलाइटिस के रूह से यानी उसके मौजू के तहत आप लोगों को बहुत तवील, बहुत अच्छा, बहुत इजी वे में बताए। मैं डॉक्टर नासिर साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। और उसके अलावा जो है जिस तरह उन्होंने कहा IT सेक्टर में खासतौर से आजकल जो है मोबाइल में व्हाट्सएप का जो लोग काफ़ी लेट नाइट तक करते हैं तकिया से रख के, एक माल पोस्चर की वजह से वो भी एक रीजन है। और थोड़ा से जो है मशीन जस्ट हमारे सामने है, नासिर साहब को जैसे बताएंगे एक दो मशीन जो मौजूद है उसको जरा से खाली सामने से बता दें। कैमरा तो मशीन इसमें 8 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 8 जगह पे अलग अलग से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का पावर बहुत ज़्यादा है, का मतलब इसमें 1 किलोहर्ट्ज से लेकर के 10 किलोहर्ट्ज तक पावर दे दिया जाता है। नॉर्मल IFT में होता है मैक्सिमम 450 हर्ट्ज, और ये 1000 हर्ट्ज से लेकर के 10,000 हर्ट्ज तक पावर ये पहुंचा सकती है। तो ये है लॉन्ग वेव थेरेपी। अभी मैं चला नहीं रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जो है प्रैक्टिकली मैं हर चीज़ को दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ एक मशीन हुआ करती थी, अभी यहाँ पे नहीं है, उस रूम में मौजूद है। वो है वो एक क्या कॉम्बो थेरेपी, हीलर कॉम्बो थेरेपी का नाम से एक मशीन आती है। वो मशीन भी काफ़ी उम्दा है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन मौजूद है, और किसी फंक्शन को भी मतलब एक साथ 2-3 पेशेंट को मैं उस मशीन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन की तरफ। ये सर्वाइकल ट्रैक्शन मशीन है
ये सर्विकल एक हॉल्टर है, इस हॉल्टर के जरिए से गर्दन को मतलब पकड़ा जा सकता है, जिस चीज़ की वजह से मशीन जो है ऑटोमेटिकली खींचती रहती है, छोड़ती रहती है, जिस चीज़ की वजह से पेशेंट का मतलब ट्रीटमेंट के दौरान कोई तरह का हादसा होने का चांसेस बहुत कम है। ये आते हैं डायोड लेजर थेरेपी, क्लास 4 डायोड लेजर थेरेपी। ज़्यादातर मशीन इंपोर्टेड होती है इसमें, तो मशीन की तरफ दिखा दीजिए। ये क्लास 4 डायोड लेजर थेरेपी, ये 30 वाट्स तक पावर मैं इसमें 30 वाट्स तक पावर जो है मैं इसमें दे सकता हूँ। तो 30 वाट पावर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये मशीन जब फ्रीक्वेंसी छोड़ती है वो रेड कलर की एक लाइट जो है वहाँ पे नज़र आती है। ये लाइट काफ़ी पावरफुल होता है और इस लाइट के ज़रिए से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये फटाफट जो है फर्स्ट दिन में ही जो है चाहे जितना भी स्टीफनेस रहे उस स्टीफनेस को पूरी तरीके से काट दिया जा सकता है। स्टीफनेस काटने के बाद साथ ही साथ जो है लेजर थेरेपी का एक दूसरा फंक्शन है, उसमें कुछ रेडिएशन होते हैं, उसके ज़रिए से नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आया हो नर्वस सिस्टम को वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करते करते पूरा नॉर्मलाइज करने में काफ़ी माहिर एक्टिविटीज़ ये रखती है। थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत उम्दा एक्सप्लेनेशन रहा और आप सभी से गुजारिश है कि आप सेहतमंद रहिए, अपना पोस्चर को ठीक रहिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।